नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आज बात पाकिस्तान की आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर की। जिस देश के आर्मी चीफ खुद डरे हों, उस देश की सेना का क्या होगा? जी हां, बड़ा खुलासा यह है कि जब भारत ने नूर खान एयरबेस पर हमला किया तो उस समय पास के सरकारी आवास में आसिम मुनीर रह रहा और दहल गया। मौत के खौफ में वो तुरंत भागकर बंकर में गया और जब तक भारत ने स्ट्राइक बंद नहीं की, यानी सुबह तक वो बंकर में ही छिपा रहा। वैसे भी मीडिया रिपोर्ट में आप देख चुके हैं कि भारत पाक तनाव के बीच आसिम मुनीर ज्यादातर समय तक बंकर में ही छिपा रहा है और परिवार को भारत के हमले से बचाने के लिए पहले ही विदेश भेज चुका है। इसको लेकर पाकिस्तान में मुनीर की किरकिरी भी हुई। जानकारों की माने तो आसिम मुनीर के कार्यकाल में पाकिस्तान में संकट हमेशा गहरा ही होता रहा, चाहे वो इमरान की रिहाई के लिए पाकिस्तान की जनता का सड़कों पर उतरना हो या फिर बेखौफ टीटीपी बीएलए की हिंसा में इजाफा हो। कुल मिलाकर जनता भी मुनीर को पसंद नहीं कर रही, क्योंकि मुनीर के बयान के बाद पहलगाम आतंकी हमला हुआ और जब भारत ने बदला लिया तो पाकिस्तान में तबाही का मंजर नजर आया। ऐसा लगता है कि मुनीर का मृत्यु योग चल रहा है और ये योग सियासी और प्राकृतिक भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी मुनीर से खुश नहीं है। हाल में शहबाज द्वारा मुनीर की तारीफ शहबाज की रणनीति का हिस्सा लगता है, क्योंकि सीज फायर में शहबाज मुनीर के बीच खटपट की बात सामने आई थी। ऐसे में आने वाला समय शायद मुनीर के हित में नहीं है। पाक आर्मी चीफ पर बड़ा खुलासा, टूट गया हिंद को धमकी का नशा। रावलपिंडी में जब भारत ने की स्ट्राइक, आसिम मुनीर की हवा हुई टाइट। सुबह तक बंकर में छिपा रहा, मौत के खौफ से कांपता रहा। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव से पहले पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बयान आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी बातें भी सुनी होंगी, लेकिन जैसे ही भारत की ओर से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की बात सामने आई, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोई खौफ के साए में जी रहा था तो वो था आसिम मुनीर। अचानक आसिम मुनीर की तस्वीरें मीडिया में आनी बंद हो गई। बीच में एक दिन केवल उसकी एक तस्वीर सामने आई, वो भी कुछ एक सैनिकों के साथ में। उसके बाद ये फिर से गायब हो गया था। टेरर कैंप्स पर भारत के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बाद भी ये कुछ बोल नहीं सका और छिपा ही रहा। अब सीज फायर के बाद पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर बड़ा खुलासा सामने आया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक जब भारत स्ट्राइक कर रहा था, तब पाकिस्तान सेना प्रमुख मुनीर एक बंकर में छिप गया था। टेरर कैंप पर स्ट्राइक के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया और आसिम मुनीर भी इसी एयरबेस के पास सरकारी आवास में रह रहा था। हमले के समय भी अपने सरकारी आवास पर वो अकेला सो रहा था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत ने जब रावलपिंडी के एयरबेस पर हमला किया तो स्ट्राइक को देखते हुए पाकिस्तान की सेना अलर्ट हो गई और सेना के जवानों ने मुनीर से तुरंत बंकर में जाने के लिए कह दिया। इसके बाद मुनीर को आधिकारिक आवास से निकालकर बंकर में ले जाया गया और सुबह स्ट्राइक खत्म होने तक मुनीर इसी बंकर में छिपा रहा। डरे मुनीर ने परिवार को पहले ही भेजा था विदेश। भारत के हमले के डर से आसिम मुनीर ने अपने पूरे परिवार को पहले ही ब्रिटेन भेज दिया था। परिवार को विदेश भेजने के कारण मुनीर की पाकिस्तान में काफी किरकिरी भी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान तनाव के समय डर के कारण मुनीर खुद भी ज्यादा समय बंकर में ही छिपा रहा। मुनीर ने गिराया पाकिस्तानी सेना का मनोबल। आसिम मुनीर इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा का माना जाता है। पाकिस्तान में नियमों के मुताबिक सेना प्रमुख को ही परमाणु हथियार चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, यानी परमाणु कंट्रोल का जिम्मा भी आसिम मुनीर के पास ही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में सेना प्रमुख के पद को सबसे पावरफुल माना जाता है और सेना प्रमुख के द्वारा ही सभी बड़े फैसले लिए जाते हैं। लेकिन जब किसी देश का सेना प्रमुख ही गायब दिखे, डरा दिखे, तो सेना के हौसले क्या होंगे? एक तरह से देखें तो मुनीर के कारण भारत से जंग लड़े बिना ही पाकिस्तानी सेना का मनोबल काफी गिर चुका था। जंग अगर होती तो पाकिस्तान की दुनिया में बड़ी बेइज्जती होती, क्योंकि लड़ने से पहले ही पाकिस्तानी सेना हार चुकी थी। जिस तरह पाकिस्तान की जनता मुनीर को नापसंद कर रही थी, इमरान की पार्टी जिस तरह से उससे खफा है और जिस तरह सीज फायर के समय मुनीर के शहबाज शरीफ की बात नहीं मानने की बात सामने आई और जिस तरह बीएलए टीटीपी ने मुनीर की नाक में दम कर रखा है, उससे लगता है कि मुनीर का मृत्यु योग चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
मुनीर के मृत्यु योग की हम बात कर रहे हैं, मुनीर के लीडरशिप की भी हम बात कर रहे हैं। मुनीर ने जिस तरीके से आगे बढ़कर अपनी सेनाओं को नेतृत्व देना चाहिए था वो पहले से ही समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये लड़ाई मुनीर ने अपनी आन अपनी शान बना ली थी, जबकि ये लड़ाई वाकई में भारत की थी और भारत ने इस लड़ाई को अंजाम पर पहुंचाया भी। एम्बेसडर प्रदीप कुमार पूर्व राजनयिक के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शाही मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। एम्बेसडर प्रदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, मुनीर ने, आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान आर्मी के जनरल हैं, लीडरशिप क्वालिटी की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुनीर ने इस पूरी लड़ाई के दौरान, इस पूरे टसल और तनाव के दौरान खुद को जिस तरीके से सेफ और सिक्योर किया और अपनी आर्मी को मरने के लिए छोड़ दिया, एक ऐसा अधिकारी जिसके ऊपर करीब करीब ये माना जाए पाकिस्तान में सेना के हाथ में अप्रत्यक्ष ताकत होती है, उसका यूं भागते रहना किस तरीके का सिग्नल देता है? आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी आर्मी जनरल के लिए ये बहुत ज़्यादा शेमफुल हरकत है। और मुनीर का तो जितना कम बात करेंगे उतना बढ़िया है। बट जो दुख की बात यह है कि मुनीर के जैसे और भी लोग हैं इस दुनिया में और पाकिस्तान आर्मी में, तो ये प्रॉब्लम तो चलता रहेगा। तो अभी भारत को ये देखना है कि सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपनी तरफ से भारतीय फौज को सैल्यूट भी करता हूँ, उनको दाद भी देता हूँ। जो उन्होंने कमाल करके दिखाया है दुनिया के सामने, जो उन्होंने पेश किया है इस युद्ध में, वो बहुत ही गजब का है, बहुत ही कमाल का है और सदियों तक याद रहेगा। और ये अगर हमारा उस समय पे सीज फायर शायद नहीं होता पॉलिटिकल डिसीजन के कारण, जैसे प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था कि फौज को पूरी आज़ादी दी गई है हर निर्णय लेने के लिए, तो मेरे ख्याल से ये और भी अच्छे नतीजे तक पहुंच सकता था इस समय पे। क्योंकि जिस हिसाब से भारत फौज ने अपना कर्तव्य निभाया और जो भी आदेश उनको मिले उस हिसाब से उन्होंने आगे बात बढ़ाई, वो बहुत ही एकदम एग्जेम्पलरी था। उनका हर तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा युद्ध के मैदान में, इंफॉर्मेशन मीडिया में। तो हमको ये भी अब देखना है कि ये जो खतरा है ये तो थोड़े समय के लिए थोड़ा बहुत टला है, क्योंकि जब तक ये पॉलिटिकल इस्लाम और इस्लामिक जिहाद रहेगा और वो भी हमारे नेबरहुड में रहेगा, हमारे बिल्कुल पास में रहेगा, तो ये तो खतरा तब तक नहीं खत्म होता जब तक पॉलिटिकल इस्लाम और इस्लामिक जिहाद नहीं खत्म होता। तो भारत को ये भी समझना है कि ये केवल भारत का प्रॉब्लम नहीं है, ये भारत की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है। कि अगर ये जैसे इनके पास 170 न्यूक्लियर वेपन हो, 150 हो, जितने अभी खत्म हो गए न्यूक्लियर वेपन, उसको छोड़ के जितने भी बचे हैं, तो वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, अमेरिका के लिए भी खतरा है, बहुत जबरदस्त खतरा है। तो अमेरिका को सोचना और कहना भी कि ये तो भारत का प्रॉब्लम है, भारत पाकिस्तान का प्रॉब्लम है और अपने आप सुलझाएंगे, पहले बात करने से पहले उन्होंने ये सब शब्द कहे थे जो बिल्कुल गलत थे। तो उनको ये समझना है इस समय पे कि क्या हुआ, उनको भी देखना है, उनको भी एनालाइज करना है। क्योंकि अभी तो हमने सुना है कि यहाँ से काफ़ी टीम, मैं वॉशिंगटन में हूँ, यहाँ से काफ़ी अमेरिकन टीम्स गई हैं वहाँ पर नूर खान में और बाकी जगहों पे स्टडी करने के लिए कि न्यूक्लियर सिचुएशन क्या है और क्या हुआ वहाँ पर। और बाकी इजिप्ट से भी गई हुई हैं बोरॉन लेके थोड़ा रेडिएशन कंट्रोल करने के लिए। तो ये सब खबरें तो बहुत आ रही हैं। तो जिस हिसाब से भारत ने काम किया, भारत को भी अब थोड़ा बहुत सोचना चाहिए आगे के लिए कि इतना बढ़िया काम कैसे हुआ और आगे चलते जो पाकिस्तान के पास बम और बारूद पहुंच गया है चीन से या तुर्की से, उसको कैसे नष्ट करना होगा और उसका कैसे मुकाबला करना होगा फ्यूचर में भी। तो वो क्या क्या स्टेप्स चाहिए, तो बहुत मल्टीपल लेयर और मल्टीपल लेवल पे ये सोच विचार अब जरूरी है भारत में, इन डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी और डिप्लोमेसी में भी, पॉलिटिकल एरिया में भी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी और जो इंटरनल सिचुएशन है उसमें भी। तो हर तरफ से भारत को बहुत सारी टीम्स अब बिठानी पड़ेंगी इंटरनली,
कि क्या ठीक रहा हमारे लिए, क्या बढ़िया हुआ जो काम हुआ, क्यों हुआ, और आगे बढ़ के जब अगला ऐसा चरण आएगा तो उस समय पे इसको और भी आगे अंजाम तक कहाँ कैसे ले जा सकते हैं, और भी जबरदस्त जवाब दे सकते हैं, ताकि उनको फिर कभी भी हिम्मत ना हो सके कि ऐसी चीज सोचें या ऐसी चीज करें भारत के खिलाफ, और अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। वो मुश्किल है समझना और एक्सपेक्ट करना, बट एटलीस्ट दुनिया भर में हमको ये कहना जरूरी है कि उनको जो एड दिया गया है उसका भी गलत इस्तेमाल हुआ है। इतना ज्यादा एड किसी भी देश को मिलना और उसके मुकाबले में उनका जो डेवलपमेंट दिखाना इतना पुअर क्वालिटी का, इतने सालों में, इतने दशकों में इतना कम डेवलपमेंट होना, इकोनॉमिक स्फीयर में, सोशल स्फीयर में, एजुकेशन स्फीयर में। एम्बेसडर प्रदीप कपूर, आप बहुत सारे ऐसे टॉपिक इसके साथ जोड़ रहे हैं जिन पर एक डिटेल्ड एनालिसिस की वाकई ज़रूरत है और वो हम आपसे समझना चाहेंगे, लेकिन इस बीच में कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शाही को भी ले आता हूं और उनसे भी समझ लेता हूं, क्योंकि एम्बेसडर कपूर आपके लिए मेरे पास कुछ सवाल हैं और शायद आप अपने अनुभव से उन सवालों के जवाब देंगे। लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शाही, एक स्टेबल कंट्री अगर आपके नेबर में है तो कहा जाता है ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर आपको क्या लगता है? एक स्टेबल पाकिस्तान भारत के हित में है या एक अनस्टेबल पाकिस्तान? मेरी दृष्टि में किसी भी तरह का पाकिस्तान फेवर में नहीं है। हमने पूर्वी पाकिस्तान भी देखा, उनको स्वतंत्रता दिलाकर भी देखा और उनके तेवर आज भी देख रहे हैं। जब वेस्ट पाकिस्तान या ईस्ट पाकिस्तान नहीं थे, पूरा भारतवर्ष था, तब भी जो तेवर उन लोगों के जिन्होंने जिन्ना पार्टी पाकिस्तान की सोच बनाई, इनके तेवर हमने तब भी देखे। मेरे ख्याल में आज शाम आपके इस ग्रुप में मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसने कि भारत को स्वतंत्रता से पहले देखा है। स्वतंत्रता संग्राम की बचपन की थोड़ी थोड़ी यादें अभी बाकी हैं। तो किसी भी किस्म का पाकिस्तान मेरे ख्याल हमारे फेवर वाली बात उसमें नहीं है। पर हाँ, जो हालात हैं, लोग कहते थे, हमारे वाजपेयी जी कहा करते थे कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। बहुत आदर करता हूं मैं उनका और सादर तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि हमने ईस्ट पाकिस्तान को बदल कर भी देख लिया। अब ईस्ट पाकिस्तान बदला गया, बांग्लादेश बन गया। फिर भी जो आज दिख रहा है वो वही है जो भारतवर्ष की स्वतंत्रता से पहले दिखता था। क्या कुछ नहीं हुआ था कलकत्ता में 47 में, 48 में, जो बांग्लादेश के बाद आज फिर देखने को मिल रहा है। सवाल है वेस्ट पाकिस्तान का। मेरे ख्याल में समय आ गया है कि अब इस पड़ोसी को भी बदल दिया जाना चाहिए और उसका बदलने का एक ही तरीका है। बलूचिस्तान आज़ाद होना चाहता है, गिलगित बल्टिस्तान हम लेना चाहते हैं, पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन वाला कश्मीर हमारे साथ मिलना चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा वो अलग होना चाहते हैं, ऑनलाइन को नहीं मानते। और इसी तरह से सिंध का इलाका जियो सिंध का नारा लगाने लगा है। अब धीरे धीरे हमें इन समस्याओं को हल करके, जिसको आज आप वेस्ट पाकिस्तान या पाकिस्तान कह रहे हैं, मेरे ख्याल उसका वजूद किसी भी तरह हमारे लिए अच्छा नहीं है। शायद ये छोटी छोटी रियासतें जैसे भूटान, नेपाल और बांग्लादेश और उसी तरह ये 3-4 टुकड़े पाकिस्तान के एक बेहतर आइडिया रहेगा देश के लिए भी, एशिया के लिए भी और पूरी संसार की शांति के लिए, जहां पाकिस्तान ने लगातार टेररिज्म
की फैक्ट्री चलाई हुई है। कर्नल वीरेंद्र कुमार शाही, मैं सैल्यूट करता हूं आपको और आपके अनुभव को जिस पर आप ये बात कह रहे हैं, क्योंकि ये बातें आपकी ही नहीं बहुत सारे भारतवासियों के दिल में भी थी। अब आपने इतना कह दिया है तो मेरा दिल अब रुक नहीं रहा कि आपसे उस सवाल का भी जवाब ले लूं जो फिलहाल इस गन्स की फायरिंग के रोके जाने से बहुत सारे लोगों के दिल में आया है। क्या हमने अपर हैंड होते हुए वो अचीव करने से पहले ही अपनी रफ्तार को धीरे कर लिया जो शायद हम अचीव कर सकते थे? कर्नल शाही, मैं इस बारे प्रश्न को दो हिस्सों में जवाब दूंगा। पहला तो ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक ये है कि 47 में हमें एक हफ्ता 10 दिन का समय और चाहिए था। अगर उस समय हमारी सरकार और प्रधानमंत्री ने एक प्रीमेच्योर सीज फायर का निर्णय न लिया होता तो आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नाम या जम्मू एंड कश्मीर नाम की चीज़ नहीं होती। वो नहीं होती तो शायद टेरर कैंप नहीं होते जी, वो नहीं होती तो शायद पाकिस्तान बाकी वाले कश्मीर को हथियाने की रट 75 साल नहीं लगाता। वो फैसला एक लम्हों में लिया गया जिसकी 3/4 ऑफ अ सेंचुरी हमने सजा पाई है और लगातार वो समस्या आज जागरूक है। अब जो आपका प्रश्न है दूसरे भाग में, उसको मैं लूँगा कि आज या कल या आज भी मीटिंग होगी डीजीएमओज की जो 12 बजे होनी थी, नहीं हुई ना वो हो गई है। मेरी जानकारी जो है वो हो चुकी है। तो अगर आज भी हम फैसला लेते हैं 5-7 दिन प्रीमेच्योरली सीज फायर करने का, तो क्या हम 47 की गलती को दोहराएंगे? ये उसको देखने का एक तरीका है। दूसरा देखने का तरीका है कि स्टेजेस बाय स्टेजेस, स्टेज 1 में हमने काफ़ी हद तक टेररिज्म का, दहशतगर्दी का जो नेटवर्क था उसको निस्नाबूद कर दिया है। आज तक संसार की बड़ी शक्तियां, संसार के ज़्यादातर कंट्रीज हमारे साथ हैं। एक तुर्की को छोड़ दीजिए, चाइना ने भी कोई खास हमारे विरोध अभी तक इस विषय पर बातचीत नहीं की है। पाकिस्तान की सहानुभूति दिखाते हैं, वेपन बेचते हैं जिसमें वो प्रॉफिट कमाते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। पर किसी ने भी आज तक विरोधाभास हमारा नहीं किया है। और ऐसी सूरत में क्या हमें ऑपरेशन आगे बढ़ाना चाहिए, या इस बार जब हम संसार को एक वर्ल्ड लीडर की तरह, एक विश्व गुरु की तरह कह रहे हैं कि अब युद्ध का ज़माना नहीं रहा है, अब युद्ध की जगह बातचीत से फैसले होने चाहिए। युद्ध का अपनी शक्ति का भरपूर प्रदर्शन करने के बाद, पाकिस्तान की नाक ज़मीन पर रगड़ने के बाद, क्या हम बाकी का फैसला युद्ध के मैदान के बिना भी युद्ध करके वॉर की जगह डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक फील्ड्स में IWT के तरीके से क्या हम इसके आगे बढ़ सकते हैं? ये सोच विचार हमारे सरकार को करना है। उनके पास जो जो सूचनाएं हैं, और ये फैसले इमोशन में नहीं लिए जाते। एग्जैक्टली, ये इमोशंस में फैसले नहीं लिए जाते। ये आपने इस सार यहाँ पर सामने रखा। मैं आता हूँ आपका रुक कर। जी, थोड़ा समय दें तो मैं ये बात जी पूरी कर लीजिए। जैसे ही पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, हमने जो उड़ी का अटैक कर दिया था, सर्जिकल अटैक 5वें 6ठे दिन कर दिया था। उसके बाद बालाकोट का अटैक हमने करीब 12-13 दिन के बाद किया। इस अटैक को देने में हमें थोड़ा और समय लगा, क्योंकि अटैक की जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो मूवमेंट्स हैं, उसमें जो हथियार शामिल हुए, उसमें जो सेनाएं शामिल हुई, इसमें तीनों सेनाओं का योग आया। इन तैयारियों के लिए समय लगता है जी। तो पर ये पहले दिन से
पहलगाम जिस दिन हुआ है उस दिन शाम से मांग आने लगी, युद्ध कर दो, अटैक कर दो। ये इमोशनल फैसले नहीं होते हैं, नी जर्क से नहीं लिए जा सकते। मैं इसको इस तरीके से बता सकता हूं सर कि एक पेपर देने के लिए बच्चे को कई दिन पढ़ना पड़ता है, तब वो अपना पेपर देता है। यहां तो देश का सम्मान दांव पर था, उसके लिए कच्ची तैयारी जरूरी ही नहीं थी। मैं एम्बेसडर प्रदीप कपूर का भी जिक्र कर लेता हूं। एम्बेसडर प्रदीप कपूर, मुझे वाकई कुछ चीजें समझ में नहीं आई जिसे डिप्लोमेटिकली आप समझाएंगे। हालांकि पाकिस्तान कहां पहुंच चुका है उसकी तस्वीर पूरी दुनिया में इस वक्त है, लेकिन जेडी वैंस ने शुरू में बयान दिया कि हम किसी भी तरीके से इंटरवीन नहीं करना चाहते, ये उनका मसला है, हम इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन उसके 1-2 दिन के अंदर ही ये सारी चीजें हो गई, जहां ट्रंप बीच में आ गए, जहां पर फिर सीज फायर का अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया। ये इतना बड़ा शिफ्ट यूएस में कैसे आया? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बहुत जबरदस्त शिफ्ट रहा है यूएस पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पर तो हम देख रहे थे, इसको समझने की कोशिश कर रहे थे, और जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था पहले भी उसको भी समझने की कोशिश की, और फिर दोबारा जब उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट दिया सीज फायर का भी, तो इतना ज़बरदस्त शिफ्ट आया है अमेरिकन पोजीशन में। क्योंकि जो भारत ने युद्ध के मैदान में जो मुकाम हासिल किए, जो सारा सबक सिखाया पाकिस्तान को, जहाँ पर बहुत एक टिपिंग पॉइंट पे बात पहुँच गई थी, और जो यहाँ पर समझ आ रहा है हमको कि जो पाकिस्तान लीडरशिप है उन्होंने बहुत मिन्नतें की अमेरिका को उनको बचाने के लिए। इससे चीन भी काफ़ी क्रोधित हो गया था कि चीन को पूछे बिना, चीन से सलाह लिए बिना पाकिस्तान ने कैसे ये स्टेप्स लिए, क्योंकि पहले उन्होंने यूएई को अप्रोच किया, सऊदी अरेबिया को अप्रोच किया, ईरान को अप्रोच किया, और ईरान के तो फॉरेन मिनिस्टर आए भी थे इंडिया में, और बाकी लीडर्स ने भी उनको कहा कि भाई हम तो इसमें नहीं पड़ेंगे, या जो भी कोशिश की उन्होंने कहा हमारी कोशिश असफल रही है। फिर उन्होंने अमेरिका के सामने हाथ पैर जोड़ दिए और एक तरफ से तो भीख मांगी कि हमें बचा लीजिए, अब हमारी हालत बहुत ही कमजोर हो गई है, बहुत ही नाजुक हो गई है, और जो ये अटैक हुए हैं, कुछ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में भी अटैक हुए जो हमको बाद में पता चला जी। तो उससे फिर जेडी वांस और जो हमारे प्रधानमंत्री के बीच में क्या बातचीत हुई, और मार्को रूबियो ने भी बात की जी, और ये सब कुछ इतना तेजी से हुआ एम्बेसडर प्रदीप कपूर की समझ में नहीं आया कि स्थितियां क्या हैं। देश का नागरिक कुछ और सोच रहा था, हुआ कुछ और। आगे की क्या तैयारी हो रही है, आगे किस तरीके से डिप्लोमेटिकली